दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों यूजीसी नेट जून 2023 जो आने वाला है उसकी सीरीज चल रही है और जिसमें हम जो बात कर रहे हैं, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम कौन सी सब्जेक्ट चल रहा है जो हमारा यूजीसी नेट जो अभी चल रहा है 2023 वाला, उसमें हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो हम एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम? एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया कि जनसंख्या किसे कहते हैं और सैंपल किसे कहते हैं। पॉपुलेशन और सैंपल की बात कर ली थी हमने। उस वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया कि जनसंख्या कितने प्रकार की होती है, न्यायादर्श कितने प्रकार का होता है, न्यायादर्श किसे कहते हैं, जनसंख्या किसे कहते हैं। आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो न्यायादर्श के प्रकार में हम एक न्यायादर्श को पढ़ लेंगे, प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्य न्यायादर्श को हम पढ़ लेंगे। अगर आपसे ये पूछे कि न्यायादर्श कितने प्रकार का होता है तो आपको बता देना दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक संभाव्य न्यायादर्श होता है, एक असंभाव्य न्यायादर्श होता है। अब थोड़ा इनको समझ लेते हैं। जो संभाव्य न्यायादर्श होता है, इसमें मैंने आपको पहली वाली वीडियो में ये बता दिया था कि इसमें संभावना का स्थान होता है। यानी इस वाली वीडियो मैंने आपको ये बता दी था संभाव्य न्यायादर्श में क्या होता है, इस वाले में संभावना का स्थान होता है। संभावना का स्थान होता है। असंभाव्य न्यायादर्श मैंने आपको ये वाले बताया था, इसमें संभावना का कोई स्थान नहीं होता है। यानी अगर आपसे ये पूछे न्यायादर्श कितने प्रकार का, तो आपको बताना दो प्रकार का, संभाव्य न्यायादर्श यानी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो किस पर बल देती है, तो संभावना का स्थान है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के शामिल किए जाने की पूरी संभावना होती है, कोई पक्षपात नहीं था। लेकिन असंभाव्य न्यायादर्श में क्या होता है, मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि असंभाव्य न्यायादर्श में ये होता है कि वहाँ पर पक्षपात होगा। जो शोध करता होगा, जो शोध कार्य कर रहा होगा, उसे जो अच्छा लगेगा वो उन व्यक्तियों को लेगा। ये बोली बात ठीक है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो संभाव्य न्यायादर्श की बात करेंगे। आज किसकी बात करेंगे? हम संभाव्य न्यायादर्श की बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले हेडिंग डालेंगे हम संभाव्य न्यायादर्श। अब संभाव्य न्यायादर्श में कितने प्रकार होते हैं? वो 6 प्रकार होते हैं और उन 6 प्रकार को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा न्यायादर्श आएगा वो आएगा साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श। दूसरा जो आएगा हमारा वो आएगा क्रमिक न्यायादर्श। तीसरा जो आएगा वो आएगा हमारा क्रमबद्ध या स्तरीकृत न्यायादर्श। उसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा बहुरूपी न्यायादर्श। उसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा बहुस्तरीय न्यायादर्श। और उसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा समूह न्यायादर्श। इन 6 न्यायादर्श को हम इस वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दो तरीके से मैंने आपको बता दिया कि अगर आपसे ये पूछे सैंपल कितने प्रकार का होता है, तो मैंने आपको बता दिया 2 प्रकार का होता है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्य और असंभाव्य। किस न्यायादर्श में प्रत्येक व्यक्ति की शोध में शामिल किए जाने की संभावना पूरी होती है, यानी संभावना का जो स्थान होता है वो आपको मैंने बता दिया संभाव्य न्यायादर्श में होता है। और कौन सा ऐसा न्यायादर्श है जिसमें संभावना का कोई स्थान नहीं होता और जो शोधकर्ता शोध कार्य कर रहा होता है उसका पक्षपात होता है, उसकी मर्जी होती है कि मैं जो चाहूँगा उस डाटा को लूँगा और किसी को कोई बंधन नहीं होगा। वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा असंभाव्य न्यायाधीश। संभाव्य न्यायाधीश कितने प्रकार का होता है वो मैंने आपको बताया 6 प्रकार को। असंभाव्य न्यायाधीश से पहली वाली वीडियो जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। असंभाव्य न्यायाधीश को मैंने 8 प्रकार का बताया था। आकस्मिक, सोदिश, कोटा, निर्णित, संतृप्ति, घनीभूत, प्रासंगिक और हेमकंदुक। ये हमारा कौन से होते हैं? असंभाव्य न्यायाधीश की बात होती है। अब हम बात करते हैं इनकी।
इन 8 की हम इन 6 की बात हम करेंगे इस वाली वीडियो में, कि मान लीजिए ये जो 6 न्याय आदर्श हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो थोड़ा एक चीज और हम थोड़ा यहाँ पर समझ लेंगे इनको। देखो 2 तरीके से होते हैं, एक होती है पैरामेट्रिक सांख्यिकी, एक होती है नॉन पैरामेट्रिक सांख्यिकी, यानी प्राचलिक और अप्राचलिक। अब आपको 2 चीज और याद रखनी है यहाँ पर, जो मैं इनके आगे लिख दे रहा हूं। अगर वो आपसे दोस्तों ये पूछता है कि संभाव्य न्यायादर्श में, संभाव्य न्यायादर्श के हमें सामान्यीकरण करना है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, अगर संभाव्य न्यायादर्श का सामान्यीकरण करना है तो हमें किस सांख्यिकी का प्रयोग करना पड़ेगा, तो आपको बताना पैरामेट्रिक सांख्यिकी का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी पैरामेट्रिक। यानी पैरामेट्रिक सांख्यिकी का प्रयोग किसके न्यायादर्श के सामान्यीकरण के लिए करना है, तो हमें बता देना है प्रोबेबिलिटी, यानी संभाव्य न्यायादर्श की सांख्यिकी सामान्यीकरण के लिए हमें पैरामीटर सांख्यिकी का प्रयोग करना पड़ता है। अब उसके बाद अगर वो आपसे ये पूछता है असंभाव्य न्यायादर्श के सामान्यीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, असंभाव्य न्यायादर्श के सामान्यीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो आपको बताना नॉन पैरामीटर सांख्यिकी का प्रयोग किया जाएगा, यानी इसको बोलते हैं हम नॉन पैरामेट्रिक सांख्यिकी का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है। अब अगर इसको हिंदी की बात करें हम हिंदी में, तो ये होता है अपरासांख्यिकी, और ये जो होता है ये होता है परासांख्यिकी। दूसरे तरीके से अगर देखा जाए, जिस न्यायादर्श को हम लैब में टेस्ट कर सके, जो नियंत्रित परिस्थितियों में किया जा सकता है, वो हमारा कौन सा कहलाता है, परासांख्यिकी कहलाता है। यानी एक और चीज से और थोड़ा इजी कर लेते हैं, मान लीजिए नॉन पैरामीटर सांख्यिकी का मतलब होता है अनियंत्रित परिस्थितियां, और जो परासांख्यिकी होता है, जो पैरामीटर सांख्यिकी होता है, ये कौन सा होता है, नियंत्रित परिस्थितियां। नियंत्रित परिस्थितियां। अब बात यहां पर नियंत्रित और अनियंत्रित की बात जब हम करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली बात ये आती है कि जब शोधकर्ता शोध कार्य कर रहा होता है। अब नियंत्रित और अनियंत्रित की बात यहां पर 2 तरीके से होती है, जो हमें यहां पर समझ लेनी भी है। एक चीज आती है यहां पर चर, ये चर को भी जब मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जब नेक्स्ट वीडियो हम शूट करेंगे चर की, तब आपको समझ में आ जाएगा कंट्रोल और अनकंट्रोल, या नियंत्रित और अनियंत्रित। जितनी भी रिसर्च में नियंत्रित की बात होती है, तो इन चरों को कंट्रोल करने की बात होती है। एक ऐसे चर होते हैं जो बाह्य रूप से हर जगह मिल जाते हैं, और एक ऐसे चर होते हैं जो शोधकर्ता के हाथ में होते हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था आपको परिकल्पना वाले में। अगर चरों पर नियंत्रण कर लेगा तो कौन सी परिस्थितियां कहलाएगी, अगर उसने चर पर नियंत्रण कर लिया है तो कौन सी परिस्थितियां है, सामान्यीकरण यानी पैरामीटर सांख्यिकी का प्रयोग किया जा रहा है, चरों पर नियंत्रण कर लिया। अगर चरों पर नियंत्रण नहीं है तो ये कौन सी है, अनियंत्रित परिस्थितियां कहलाती है, जो नॉन पैरामीटर सांख्यिकी लेती है। अब मान लीजिए जो ऐसा शोध हो जो एक विशिष्ट क्षेत्र में किया जा रहा हो, जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर नहीं होता, विशिष्ट क्षेत्रों में जो होता है वो पैरामीटर सांख्यिकी कहलाती है। जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है, जो होता है क्षेत्र प्रयोग होगा, घटनोत्तर अनुसंधान जो मैंने पढ़ाया था, वर्णनात्मक शोध होता है, सर्वेक्षण शोध होता है, ये अनियंत्रित परिस्थितियों में की जाती है, और इनकी सांख्यिक सार्थकता के लिए हम नॉन पैरामीटर सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श की बात करते हैं। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श। साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श क्या होता है, देखो समझना थोड़ा है। इस न्यायादर्श में प्रत्येक व्यक्ति के
न्यायाधीश चयन में पूरी संभावना होती है। पूरी क्या होती है? पूरी संभावना होती है। इसमें एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति पर कोई निर्भर नहीं होता। वो हमारा क्या कहलाता? साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश कहलाता। लेकिन यहां पर एक समझने वाली बात ये होती है कि जो ये साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश है, इसकी व्याख्या समझ लेना। संभाव्य न्यायाधीश के समान है। देखो, रैंडमलाइजेशन बोलते हैं इसको। साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश का मतलब ये होता है कि जितना भी मैंने आपको संभाव्य न्यायाधीश के बारे में बताया वो टोटल डिक्टो हमारा कौन सा होता है? साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश होता है। और ये वाली बात बोलता है कि जब एक शोधकर्ता इस रैंडम वाले का प्रयोग करेगा, रैंडमली कोई सा भी आ सकता है, जब इसका प्रयोग करेगा तो जब शोध कार्य करते समय वो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर कोई बंधन नहीं होगा। मतलब ये नहीं होगा कि भैया मैं जाऊंगा तब ये जाएगा या तू जाएगा तभी मैं जाऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब कहने का यहां पर ये है कि कोई भी व्यक्ति शोध में या न्यायाधीश में शामिल किया जा सकता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर कोई निर्भर नहीं है और कोई बंधन नहीं है। और एक बात जो मैंने आपको 100 बातों की बात बताई है, जो प्रोबेबिलिटी सैंपल जो मैंने आपको पढ़ाया, संभाव्य न्यायाधीश पढ़ाया, उसकी डिक्टो व्याख्या सेम डिक्टो वो किसके समान है? संभाव्य न्यायाधीश और रैंडमलाइजेशन यानी साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश के समान है। बात तो यहां पर हो गई। यहां से जब भी क्वेश्चन पुटअप करेगा तो साधारण यादृच्छिक की विधियों से पुटअप करेगा कि साधारण यादृच्छिक की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे इसकी विधियों की कि इसकी विधियां कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यही होती है। अब इन विधियों से और आपका क्लियर पूरा हो जाएगा कि मान लीजिए ये क्या होता है। देखो, अब इन विधियों से बात करें तो सबसे पहली होगी लॉटरी विधि। कौन सी है? लॉटरी विधि। दूसरी है सिक्का उछाल कर विधि। तीसरी है पासा फेंक कर विधि। नेक्स्ट है आंखों पर पट्टी बांध कर विधि। और लास्ट में जो हमारी आ रही है वो आ रही है लिपिट तालिका का प्रयोग करके। अब ये सारी विधि आपको याद होनी चाहिए, तब जाकर आपका रैंडम वाला साधारण यादृच्छिक विधि वाला क्वेश्चन आपका ठीक होगा। साधारण यादृच्छिक विधि मैंने आपको पूरी बता दी कि ऐसा न्यायाधीश जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की शामिल होने की पूरी संभावना होती है। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास जनसंख्या, कितने लोगों की जनसंख्या? मान लीजिए हमारे पास जनसंख्या 1000 जनसंख्या है। अब इस जनसंख्या से हमें न्यायाधीश लेना है। तो साधारण यादृच्छिक ये कह रहा है कि जो जनसंख्या 1 से लेकर 1000 तक जो लोग बैठे हैं, जो 1 से लेकर 1000 तक जो लोग बैठे, उनमें से कोई सा भी शामिल किया जा सकता है।
किसी को भी उठाकर अपने पास बुला के ले जा सकता है। ऐसा नहीं है जो नंबर 1 पर बैठा है वही स्वीकार होगा, जो 1000वें नंबर पर बैठा है वो स्वीकार होगा, नहीं, किसी को भी उठाकर बुला कर लिया जा सकता है। इस 1 से लेकर 1000 तक जो व्यक्ति है, जो जनसंख्या बैठी है, सबके दिमाग में ये वाली बात होनी चाहिए कि नंबर किसी का भी आ सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के न्यायाधीश चयन में पूरी पूरी संभावना होती है। न्यायाधीश चयन में शामिल होने की, एक शब्द छूट गया, शामिल होने की जो पूरी पूरी संभावना होती है वो कौन सा कहलाता है? हमारा संभाव्य न्यायाधीश, यानी साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश कहलाता। अब आपके दिमाग में मैंने ये वाली बात फटात कर दी है कि साधारण यादृच्छिक और संभाव्य न्यायाधीश में, और मैंने ये वाली बात बता दी कि प्रत्येक व्यक्ति की संभावना होती है, कोई सा भी आ सकता है। अब समझते हैं इसकी विधि, लॉटरी विधि। लॉटरी किसी की भी निकल सकती है, कंपल्सरी नहीं कि मैंने टारगेट बांध दिया कि एक किसी की निकलेगी। लॉटरी का मतलब मेरे दोस्त ये होता है कि लॉटरी किसी की भी आ सकती है, और साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश और संभाव्य न्यायाधीश ये भी यही कहता है कि कोई सा भी व्यक्ति बुला सकता हूं मैं, मुझे किसी का पूर्ण तरह से बंधन नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं, जिसका नंबर आ सकता है उसको मैं बुला सकता हूं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कोई बंधन नहीं है कि मैं तभी आऊंगा जब ये दूसरा वाला, नहीं, जरूरत पड़ने पर आपको उसको छोड़ना पड़ेगा अगर आपका नंबर आ गया तो। लॉटरी विधि यह कहलाती है कि लॉटरी किसी की भी निकल सकती है मेरे दोस्त। अब लॉटरी किसी की निकलेगी तो किसी की भी संभावना है। कहते ना आस, एक आस सब लगाकर बैठे हैं इस 1000 लोगों में से कि मेरी निकलेगी, मेरी निकलेगी, मेरी निकलेगी। नेगेटिव किसी के दिमाग में ना आ रहा, पॉजिटिव है। अब नंबर किसका खुलता है वो हमारी बात देखते हैं, वो कौन सी विधि है? सिक्का जब उछालेंगे तो हर बार हेड ही हेड नहीं आएगा, कभी टेल आ सकता है तो कभी हेड आ सकता है। मान लीजिए मैंने सिक्का उछाला, एक होता है हेड और एक होता है टेल। अब मैंने सिक्का उछाला, अब की बार हेड आ गया, तो आप ये नहीं कह सकते अब की बार टेल आएगा, हो सकता है दोबारा से हेड आ जाए। और या फिर आप ये नहीं कह सकते कि अब की बार हेड ही आएगा, टेल नहीं, हो सकता है टेल आ जाए। संभावना दोनों की है, हेड अब की बार आए तो दोबारा हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। संभावना जताई जा रही है, और संभावना की जब बात हो रही है तो संभाव्य न्यायाधीश मेरे दोस्त और साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश की बात हो रही है। सिक्का उछाल के पासा में कितने होते हैं? पासा में 6 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं। अब जब हम पासा फेंकते हैं तो कभी 1 आ जाता है, तो कभी 6 आ जाता है, तो कभी 3 आ जाता है, कभी 4 आ जाता है। संभावना हर किसी की जताई जा रही है। जब हम गोटी खेलते हैं, पासा खेलते हैं, पासा फेंकने के बाद अगर 1 आ गया तो गोटी खुल जाती है। अब आप सोच रहे हो कि दोबारा 1 आ जाए ना, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और दोबारा से ए भी आ सकता है या फिर 6 भी आ सकता है। संभावना जताई जा रही है मेरे दोस्त, और जब संभावना जताई जाएगी तो हम किसकी बात करेंगे? संभाव्य न्यायाधीश या साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश की बात करेंगे दोस्त। क्लियर? आंखों पर पट्टी बांध दी, और मेरे सामने बहुत से लोग खड़े हुए हैं, किसी को भी टारगेट कर सकता हूं। जरूरी ये नहीं कि पहली बार में जो टारगेट कर लिया तो दूसरी बार में उसको टारगेट नहीं करूंगा, उसको ही कर सकता हूं। और जरूरी ये नहीं कि पहली बार में जिसको टारगेट कर लिया तो दूसरी बार में किसी और को टारगेट नहीं करूंगा। कुछ भी हो सकता है। मैच देखते हैं, मैच के आखिरी बॉल, आखिरी ओवर तक कुछ भी हो सकता है। जो टीम जीत रही है वो हार भी सकती है, और जो टीम हार रही है वो जीत भी सकती है, क्योंकि यहां पर मेरे दोस्त किसका बात है? संभावना का स्थान है। किसका स्थान है? संभावना का स्थान है। वो हमारा साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश या संभाव्य न्यायाधीश कहलाता है। नोट कर लीजिए आप इसको। आगे चलते क्रमिक न्यायाधीश, आगे हम चलेंगे क्रमिक न्यायाधीश। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं क्रमिक न्यायाधीश की बात है। अब दूसरा जो हम आएगा वो आएगा क्रमिक न्यायाधीश।
इस न्यायादर्श में सभी नामों की सूची वर्णमाला के अनुसार आधार पर या किसी अन्य विधि से तैयार करते हैं, अन्य विधि से फिर उस जनसंख्या में से न्यायादर्श को लेते हैं। अब बात यहां पर इसकी होगी दोस्तों, जब इसकी बात होगी न्यायादर्श की, तो ये समझ लीजिए n/n वहां व्यक्ति चुना जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, n/n यानी कैपिटल N/स्मॉल n, वहां व्यक्ति चुना जाएगा। अब बात यहां पर ये होती है कि मान लीजिए जो n है कैपिटल है उसको क्या नाम दिया जाएगा, या फिर जो स्मॉल है उसको क्या नाम दिया जाएगा। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं, n बराबर होता है जनसंख्या और n बराबर होता चुना गया न्यायाधीश। मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक और तरीके से, दूसरे तरीके से आपको समझा दे रहा हूं इसको। मान लीजिए मेरे पास 1000 जनसंख्या, कितनी जनसंख्या है, 1000 जनसंख्या है। अब इस 1000 जनसंख्या में से मुझे जो न्यायाधीश लेना है वो कितना लेना है, 100 न्यायाधीश लेना है। कितना न्यायाधीश लेना है, 100 न्यायाधीश लेना है। तो मैं प्रत्येक 10वां व्यक्ति चुनूंगा ना, प्रत्येक 10वां व्यक्ति चुनूंगा। तो इसका जो पूरा फॉर्मूला मैं आपको करूंगा 1000/10। अब यहां पर कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी ये 100 न्यायाधीश आ जाएगा। यानी मैं इस न्यायाधीश में किसी भी जनसंख्या को या तो वर्णमाला के अनुसार या किसी अन्य विधि से तैयार करके फिर उसको एक क्रम के आधार पर उस जनसंख्या से ले लूंगा। मेरे पास जनसंख्या 1000 है और उस 1000 में से मुझे 100 व्यक्तियों को लेना है। 100 व्यक्ति उस पूरे 1000 लोगों को डिफाइन करेंगे। तो मैं क्यों ना हर 10वें व्यक्ति को ले लूं, हर 10वें व्यक्ति को। तो मैंने वो सैंपल चुनी है, मैंने ये बात बोल दी कि ये जो 1000 लोग हैं इसमें से प्रत्येक 10वां व्यक्ति लूंगा मैं, प्रत्येक 10वां व्यक्ति। अब प्रत्येक 10वां व्यक्ति लेने पर मेरे पास सैंपल कितना आ जाएगा, 100 व्यक्तियों का सैंपल आ जाएगा। अगर मैं इसको दूसरे वे में बात करूं कि 1000 व्यक्ति और मैं प्रत्येक 20वां व्यक्ति लूंगा, तो मेरे पास कितना सैंपल आ जाएगा, 50 सैंपल आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है मैं एक क्रम में लगा लूंगा सबको। एक क्रम में लगाने के बाद फिर मैं टारगेट करूंगा, या तो मैं प्रत्येक 100वां व्यक्ति लूंगा, या प्रत्येक 10वां व्यक्ति लूंगा, या प्रत्येक 50वां व्यक्ति लूंगा, या प्रत्येक 20वां व्यक्ति लूंगा। अगर मुझे सैंपल कम लेना है तो जो स्ट्रेंथ है, जो गैप है, वो ज्यादा रखूंगा। अगर मुझे सैंपल ज्यादा लेना है वो कम रखूंगा। मान लीजिए मुझे सैंपल यहां पर 100 लेना है, मुझे कितना सैंपल लेना है, 100 लेना है, तो मैं 10वां रखूंगा ना, क्योंकि 10 में से 100 हो रहे हैं। अगर मुझे सैंपल 50 लेने हैं तो कितना रखूंगा, ये वाला। अगर मुझे सैंपल यहां पर लेने हो 10, अगर मुझे 1000 व्यक्तियों में से सैंपल कितने लेने, 10 लेने, तो मैं यहां पर कितना रखूंगा, 100वां व्यक्ति रखूंगा। कितना रखूंगा, 100वां व्यक्ति रखूंगा। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मतलब कहने का यह है मेरे दोस्त कि जब 1000 जनसंख्या में से मुझे
जितना टारगेट मिला है कि 1000 जनसंख्या, उससे मुझे 100 न्याय दर्श लेने हैं, तो 100 न्याय दर्श तो तब होंगे जब मैं प्रत्येक 10वां लूंगा। अगर मुझे 50 सैंपल लेने तो प्रत्येक 50 वाला लूंगा, अब सॉरी 20 वाला। अगर मुझे 10 सैंपल लेने तो प्रत्येक 100वां व्यक्ति लूंगा। और आपको ये वाला दे याद रखना कि n/n व्यक्ति उस जनसंख्या से न्याय दर्श चुना जाएगा, वो कौन सा कहलाता है, वो आपको बताना है। क्रमिक न्याय दर्श कहलाता है। नहीं समझ में आ रहा, दोबारा समझ, एक और समझा देते हैं। मान लीजिए आपके पास जनसंख्या कितनी है, 10,000। कितनी जनसंख्या आपके पास, 10,000 जनसंख्या है। और इस 10,000 में से आपको पहला पॉइंट मैं देता हूं कि इस 10,000 में से आपको 1,000 सैंपल लेना। कितना लेना है? जब 10,000 में से हम 1,000 सैंपल लेंगे तो कौन सा व्यक्ति चुना जाएगा? तो 10,000 में से अगर 1,000 व्यक्ति लेंगे तो प्रत्येक 10वां व्यक्ति चुना जाएगा। तब जाकर हमारे पास कितने सैंपल आएंगे? 1,000 सैंपल आएंगे। क्लियर है? जब प्रत्येक 10वां व्यक्ति लिया जाएगा तो टोटल सैंपल 10,000 में से कितने हो जाएंगे? 1,000 हो जाएंगे। अगर 10,000 में से आपको मान लीजिए 100 सैंपल लेने हैं, कितने सैंपल लेने? 100 सैंपल लेने हैं, तो प्रत्येक कौन सा व्यक्ति चुना जाएगा? आपको यहां पर 100वां व्यक्ति चुना जाएगा। कि मान लीजिए यहां से लेके 1 से लेके 100 तक ये बैठे, तो ये 100 वाला हमें एक चुन लेना है। फिर 101 से लेकर 200 तक है तो ये 200 वाला चुन लेना है। यानी प्रत्येक 100वां व्यक्ति जो है वो हमारा चुना जाएगा अगर हमें 100 लेने हैं। अगर वो आपसे ये कहता है कि मान लीजिए आपको सिर्फ 10 व्यक्ति चुनने हैं, 10 सैंपल लेने हैं, तो कौन सा वाला व्यक्ति चुना जाएगा? प्रत्येक 1,000 वाला व्यक्ति चुना जाएगा। कितना चुना जाएगा? देखो मैंने आपसे ये बता दिया है कि n टोटल जनसंख्या है और n चुना गया न्याय दर्श। मान लीजिए 1,000 में से, मान लीजिए मैं यहां पर और बता दे रहा हूं, मान लीजिए मुझे जनसंख्या दी गई है 1,000। अब 1,000 हमारा कितना हो गया? n हो गया। क्लियर बात है? अब उसके बाद मुझे ये बोला गया है इस 1,000 में से आपको सिर्फ 10 न्याय दर्श लेने। कितना न्याय दर्श लेना है? तो मुझे n बराबर जो ये होगा 10 न्याय दर्श यहां पर लेने हैं। कितने न्याय दर्श लेने? 10 न्याय दर्श लेने हैं। तो n जो हो गया 10 न्याय दर्श। अब 10 न्याय दर्श लेने के लिए मुझे कौन सा वाला व्यक्ति लेना पड़ेगा? मुझे आपको 100 वाला व्यक्ति लेना पड़ेगा। कौन सा वाला लेना पड़ेगा? 100 वाला। इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार हो गया? 10 बार। ये हो गया 10 न्याय दर्श हो गया। ये आपको याद रखना, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं क्रमबद्ध स्थिरीकृत न्याय दर्श। ठीक है, देखो अब चलते क्रमबद्ध स्थिरीकृत न्याय दर्श। देखो इस न्याय दर्श का प्रयोग इस न्याय दर्श का प्रयोग तब किया जाता है जब जनसंख्या विषम जातीय या विजातीय होती है। बात एक ही है। उस जनसंख्या में से
शील गुणों के आधार पर या योग्यता के आधार पर न्यायाधीश चुनते हैं। अब इसमें न्यायाधीश चुनने के लिए हमें 3 विधियों का प्रयोग किया था इस वाले में। इसमें जब हम न्यायाधीश चुनेंगे तो 3 विधियों का प्रयोग किया जाएगा। पहली होगी आनुपातिक, दूसरी होगी अआनुपातिक, और तीसरी होगी प्रतिशत। प्रतिशत विधि होगी। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये वाली बात बता दूं कि जब भी इस वाले सैंपल से यानी इस वाले सैंपल से क्वेश्चन पुटअप होगा तो आपको एक शब्द मिल जाएगा, ये वाला, या फिर ये वाला। जहां पर ये वाली बात हो कि जब जनसंख्या समष्टि, जनसंख्या का दूसरा नाम समष्टि भी होता है दोस्तों, फिर आप गड़बड़ करो, समष्टि। जब जनसंख्या समष्टि होती है, विषम जाति होती है, सॉरी, जब जनसंख्या विषम जाति या बेजाति होती है तो उसमें से जब न्यायाधीश का चयन करते हैं तो हम किस न्यायाधीश का प्रयोग करते हैं? तो आपको बता देना, क्रमबद्ध या स्त्रीकृत न्यायाधीश का प्रयोग करते हैं। बात यहाँ पर ये होती है, क्रमबद्ध न्यायाधीश का जब प्रयोग करते हैं, स्त्रीकृत का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर न्यायाधीश को मापना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हो ही नहीं सकता, परीक्षण हो ही नहीं सकता, क्योंकि समस्या कैसे विषम जाती है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ तक क्या है, कोई और छोर नहीं है, कंफर्म ही नहीं कर सकते क्या है। तो हम क्या करेंगे, हमको वहाँ पर जो जनसंख्या उनमें से हम शील गुणों के आधार पर और योग्यता के आधार पर, मान लीजिए एक क्षेत्र में इंटर के छात्रों को हमें देखना है, तो हमने 4-6-10 गाँव को पकड़ा और 4-6-10 गाँव में से देखा और 4-6-10 गाँव में से हमने बच्चों को कलेक्ट किया। बच्चों को कलेक्ट करने के बाद हमने वहाँ से डाटा लिया और उन्हीं के आधार पर अदर गाँवों का हमने अनुमान लगा लिया, संभावना लगा ली कि वहाँ पर भी ऐसा ही सब कुछ होता हुआ। इसी के आधार पर इन 3 विधियों को लाया गया, आनुपातिक, अनुपातिक और प्रतिशत। कितने प्रतिशत छात्रों की संख्या ज़्यादा या कम है? आनुपातिक, अनुपात कितना, आनुपातिक कितना अनुपात नहीं है। अनुपातिक होता है रेशियो कितना हमारा हो रहा है और कितना रेशियो नहीं हो पा रहा है और कितने % हो रहे हैं। जब भी इस वाले सिंपल से क्वेश्चन पुटअप होगा तो देखो, या तो इन तीनों में से कोई एक शब्द आएगा, आनुपातिक, आनुपातिक, प्रतिशत, या फिर ये वाला शब्द आएगा विषम जातीय, विजातीय, बाकी और क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। जब इस वाले क्वेश्चन सैंपल से क्वेश्चन पुटअप होगा तो निम्नलिखित में से उस कौन से सैंपल का प्रयोग किया था जब जनसंख्या या समष्टि विषम जाति बेजाति होती है, या वो कौन सा सैंपल है जिसमें किसी जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए आनुपातिक, अनुपात और प्रतिशत विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना क्रमबद्ध स्त्रीकृत, यानी जब जनसंख्या ऐसी हो जिसका कोई और छोर न हो, विषम मतलब कोई मतलब ही नहीं चल पा रहा है क्या, वो कौन सी होगी, वो हमें बताने क्रमबद्ध या स्त्रीकृत न्यायाधीश कहलाता है, विषम जाति। और वहां पर हम गुणों और योग्यताओं के आधार, शील गुणों के आधार पर व्यक्तियों की रुचियों को जान लेंगे, योग्यता को जान लेंगे, कितने लोग यहाँ पर क्वालिफाई हैं, कितने लोग पढ़े लिखे, ये सब हम जानेंगे किसमें, इसमें में। बस इसी बात से मैंने आपको बता दिया कि जब जनसंख्या विषम जाति, और विषम जाति का मतलब ये होता है, देखो 2 तरीके से मैंने आपको बताया, शील गुणों को माप नहीं सकते हैं, योग्यता को किसी को माप नहीं सकते। हो सकता है उसकी योग्यता रटने से ज्यादा बड़ी हो सकता है कोई व्यक्ति ज्यादा योग्यता रखता हो लेकिन वो पास ना हो पा रहा हो सकता है कोई व्यक्ति बिल्कुल योग्यता न रखता हो लेकिन आज जॉब पर हो। तो योग्यता किसी के माप नहीं सकते, किसी की रुचि को माप नहीं सकते, किसी के वैल्यू को हम जान नहीं सकते कि आज वो वैल्यू उसके कितने हो, कल जाके और कितने हो जाएंगे। तो इसी के आधार पर इस सैंपल का प्रयोग विषम जाति विजाति के लिए प्रयोग किया गया है, और वहां पर हम जो न्यायाधीश लेंगे एक % के हिसाब से ले लेंगे, % के हिसाब से कि चलो ठीक है इतना % मान लीजिए, कहते ना माना x बराबर इतना होता है, तो वो कौन सी कहलाते हैं, ये वाली कहलाते हैं। नोट कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हम बहुरूपी न्यायाधीश। बहुरूपी न्यायाधीश इसमें किसी जनसंख्या से
दो या दो से अधिक न्याय आदर्शों का चयन किया था, दो या दो से अधिक न्याय आदर्शों का चयन किया जाता है। एक और देख लेते हैं, बहुस्तरीय न्याय आदर्श क्या होता है। अभी आपको समझा दूंगा पूरा। बहुस्तरीय न्याय आदर्श क्या होता है, देखो बहुरूपी का मतलब इसमें जनसंख्या दो या दो से अधिक न्याय आदर्शों का चयन किया जाता है। बहुस्तरीय न्याय आदर्श क्या होता है, देखो इसमें जनसंख्या के कई स्तर होते हैं जो एक दूसरे से समन्वित रहते हैं, एक दूसरे से समन्वित होते हैं। इसमें जनसंख्या के प्रत्येक स्तर से न्याय आदर्श लिया जाता है। प्रत्येक स्तर से न्याय आदर्श लिया था। अब इन दोनों को समझे, देखो बहुरूपी न्याय आदर्श क्या कहलाता है कि जिसमें किसी जनसंख्या में से दो या दो से अधिक न्याय आदर्शों को लिया जाता है। देखो समझने वाली बात है, इन दोनों को समझना क्या होगा कि जब हम इसकी बात करेंगे तो जनसंख्या एक ही होगी, आपको क्या बताना है, जनसंख्या एक ही होगी। जब इसकी बात करेंगे तो जनसंख्या बहुत होंगी। समझना, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब इसकी बात होगी कि जब जनसंख्या एक ही है, मान लीजिए यहां पर ये जनसंख्या है। अब इस जनसंख्या मैंने बोला कि मान लीजिए 12 से 20 वर्ष तक के जितने भी लोग हैं, यानी ऐसे नहीं समझते ऐसे नहीं समझते। मान लीजिए मैंने बोला क्लास 12th है, क्लास 12th में प्रत्येक बालक की रुचि, आयु, इनकम जो होती है वो और मूल्यों को जानना है। मान लीजिए मैंने ये बात बोली कि यहां पर जो 12th क्लास में प्रत्येक बालक है, 100 बालक है, 100 बालकों में से हमें 3 लोगों को जानना है, 3 न्याय आदर्श को लेना है। एक तो कौन से कितनी आयु है, यानी इनकम कितनी है, और एज कितनी है, और योग्यता कितनी है। यानी 12th क्लास है जो वो एक ही न्याय जनसंख्या है, 12th क्लास। और 12th क्लास में कितने बच्चे हमारे पास, उस 12th क्लास में हमारे पास 100 बच्चे हैं, और उस 12th क्लास में से हमें 3 सैंपल ले लो। तीनों सैंपल का मतलब ये होता है, एक सैंपल हमें ये लेना है कि कितने बच्चे अमीर हैं, कितने गरीब हैं, इनकम के आधार पर, कितने बच्चे ज़्यादा होशियार हैं, कम होशियार हैं, और कितने बच्चे ज़्यादा एज के हैं और कम एज के हैं। यानी एक ही जनसंख्या से जब हम 2 या 2 से अधिक न्याय आदर्श लेते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुरूपी न्याय आदर्श। यानी मैंने आपको यहां पर ये वाली बात बता रहा हूं कि मान लीजिए मुझे 12th क्लास के बच्चों का सैंपल लेना है, और 12th क्लास के बच्चे मेरे पास जनसंख्या है, कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, और इन 100 बच्चों में से मुझे 3 सैंपल लेने हैं। कौन कौन सा, एक योग्यता के आधार पर, एक इनकम के आधार पर, और एक एज के आधार पर। अब मान लीजिए 100 में से एज के आधार पर कितने सैंपल निकले, 20। इनकम के आधार पर कितने निकले, 30,
और योग्यता के आधार पर कितने लिख लिए? 50 सैंपल। यानी ये जो 3 सैंपल है, इन तीनों सैंपल के आधार पर हमने देखा किसी एक बालक की इनकम जान ली। जिस बालक की इनकम 100 से अधिक होगी, 1000 से अधिक होगी, जिस बालक की इनकम 1000 से अधिक है उसमें कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? 30। जिस बालक की एज 28 से ऊपर उसमें कितने बालक आ रहे हैं? 20। और जिस बालक का IQ 120 से अधिक है उसमें कितने आ रहे हैं? 50। जनसंख्या एक ही है। जहां पर जनसंख्या एक ही होती है, उस एक ही जनसंख्या में से एक से अधिक सैंपल लिए जाते हैं। वहां पर किसका प्रयोग किया था दोस्त? तो आपको बता देना बहुरूपी न्यायाधर्ष का। लेकिन जब हम यहां पर बात करते हैं बहुस्तरीय, तो इसमें जनसंख्या के कई स्तर होते हैं और जो प्रत्येक स्तर वो एक दूसरे शामिल होता है और प्रत्येक स्तर से हमें सैंपल लेना होता है। मान लेते हैं ये हमारे पास जनसंख्या है, ये जनसंख्या हमने यहां पर बांट लीजिए। मान लीजिए 12 वर्ष से लेकर 25 साल तक के बच्चे। अब यहां पर 12 साल से लेकर 25 साल तक के व्यक्ति हैं, तो यहां पर कुछ लोग तो गर्ल्स होंगे, कुछ बॉयज होंगे, कुछ एजुकेटेड होंगे, कुछ अनपढ़ होंगे, कुछ ज़्यादा पैसे वाले होंगे। सबका अपना अलग अलग होगा। 12 से 25 साल तक तो बहुत सारे लोग होंगे ना, तो जनसंख्या कई जगह पर बांट सकते हैं। एक जगह हमने बांट लिया कि जो पढ़े पढ़े लिखे लोग एक तरफ इधर कर लिया, एक तरफ हमने ये बांट लिया कि जो ज़्यादा इनकम वाले उनको एक तरफ बांट लिया, एक तरफ हमने ये बांट लिया कि एक तरफ अनपढ़ व्यक्ति है। यानी जनसंख्या कई जगह में बटी हो, फिर उनसे सैंपल लिया जाएगा। वो कौन सा न्यायाधर्ष कहलाएगा? वो बहुस्तरीय न्यायाधर्ष कहलाएगा। 2 चीज याद रखनी, जब एक ही जनसंख्या होगी और उससे बहुत से न्यायाधर्ष लिए जाए, बहुरूपी न्यायाधर्ष कहलाएगा। जब जनसंख्या 1 से अधिक होगी और उनमें से सैंपल लेना, बहुस्तरीय न्यायाधर्ष कहलाएगा। लेकिन जब हम दोस्तों इसकी बात करेंगे, समूह न्यायाधर्ष की बात करेंगे, तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, जब जनसंख्या दूर दूर तक फैली हो, जब जनसंख्या दूर दूर तक फैली हो कि एक जनसंख्या पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, अब इन चारों का हमें भाई मापन नहीं कर सकते, तो हम उन दूर दूर फैली जनसंख्याओं में क्या बना लेंगे? समूह बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समूह बना लेंगे। और उस समूह से जो हम सैंपल लेंगे वो हमारा कौन सा न्यायाधर्ष कहलाएगा? समूह न्यायाधर्ष कहलाएगा। देखो मैं फिर दोबारा से बता रहा हूं, बहुरूपी में एक ही जनसंख्या होगी, बहुस्तरीय में जनसंख्या बहुत सारी होंगी, ग्रुप में ग्रुप सैंपल जो होता है समूह न्यायाधर्ष होता है। इसमें क्या होता है? जनसंख्या दूर दूर फैली होगी, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, तो हम उनको एक एक ग्रुप में बांट लेंगे कि भैया इतनी दूर दूर तो हम नहीं आ पा रहे, कुछ लोग उनके पास आ जाइए, कुछ लोग उनके पास आ जाइए, कुछ लोग उनके पास आ जाइए। जब क्रमबद्ध और स्त्रीकृत की बात होगी तो विषम जातीय, विजातीय, आनुपातिक, आनुपातिक और प्रतिशत, ये 3 याद रखने। जब क्रमिक न्यायाधर्ष की बात होगी तो n/n व्यक्ति चुना जाएगा, जो आपको मैंने बता दिया। जब साधारण यादृच्छिक की बात होगी तो लॉटरी विधि, सिक्का उछाल कर, पासा फेंक कर, लिपिट तालिका का प्रयोग कर, आंखों पर पट्टी बांधकर जो प्रयोग किया जाता है वो हमारी कौन सी कहलाती है? साधारण यादृच्छिक विधि। और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के न्यायाधीश में शामिल होने की संभावना होती है, साधारण यादृच्छिक संभाव्य न्यायाधीश होता है। अगर आपसे ये पूछे संभाव्य न्यायाधीश के सामान्यीकरण के लिए किसका प्रयोग किया था, तो पैरामीट्रिक यानी प्रासंगिक का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे ये पूछे असंभाव्य न्यायाधीश के सामान्यीकरण के नॉन पैरामीट्रिक यानी अप्रासंगिक का प्रयोग किया जाता है। अनियंत्रित परिस्थितियों में असंभाव्य न्यायाधीश किया जाता है और नियंत्रित परिस्थितियों में संभाव्य न्यायाधीश किया जाता है। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो मैं यूजीसी नेट वाले जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो जो मेरे यूजीसी नेट के वीडियो देखते हैं, उसमें मैंने आज सीटेट की सीडीपीवी पेडागोजी सीरीज स्टार्ट कर दी। वो आपके यूजीसी नेट में भी आती है, कंपलसरी आती है। आज जो मैंने वृद्धि और विकास का इंट्रोडक्शन जो डाला था ना, आपको कंपलसरी उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा। तो आप सीटेट वाली वीडियो को भी देख लिया करें और यूजीसी नेट वाली को भी देख लें, क्योंकि यूजीसी नेट में आपका सीटेट टोटल आना ही आना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेने इसका, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें।